चित्रदुर्ग सिटी से देवनगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 48 है और यह यहाँ से दूसरी कई जगह से भी कनेक्ट होता है। वैसे ही इस हाईवे पर भी दूसरी जगह जाने वाली सभी बसें दोपहर करीब 1 बजे के समय गोनूर गांव के पास एक ढाबे पर रुकीं। जो लोग खाना खाना चाहते थे वे खाने लगे और कुछ लोग चाय पीने लगे। ऐसे ही रुकी हुई बस से एक व्यक्ति नीचे उतरा। कुछ लोग खाने के लिए गए तो कुछ लोग पास में ही थोड़ी जंगल जैसी जगह की तरफ वॉशरूम के लिए जा रहे थे। उसी तरह ये व्यक्ति भी उनके साथ अंदर की ओर चला गया और जैसे ही वे थोड़ी दूर गए उन्हें हल्की सी जली हुई चीज की बदबू आने लगी और जब उन्होंने वहां देखा तो वहां के पेड़ वगैरह सब जले हुए जैसे दिख रहे थे। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन जले हुए पेड़ की राख में किसी के होने जैसा दिखा तो उन्हें यह देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वह क्या है। तो थोड़ा आगे जाकर जब उन्होंने देखा तो वहां जो दिखाई दिया उसे देखकर वहां तक गए तीनों लोग डर कर भागते हुए वापस ढाबे के पास आ गए और ढाबे के मालिक से तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए कहने लगे। ढाबे का मालिक भी घबराकर वहां देखने आया तो राख में उन्हें आधी जली हुई एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई दी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एक गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल है। 14 अगस्त 2025 को इस गर्ल्स हॉस्टल में सेकेंड ईयर बीए पढ़ रही एक लड़की जिसका नाम वर्षिता है। समय ठीक सुबह 10 बजे के आसपास होता है। तब तक अच्छे से तैयार हो चुकी वर्षिता अपने बेड के पास बैठकर आउटिंग पर जाने की परमिशन के लिए वार्डन को एक लेटर लिख रही होती है। लेकिन अगले दिन इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए वैसे भी छुट्टी थी और उस साल 15 अगस्त फ्राइडे आया था, तो अगर सैटरडे को भी कॉलेज छोड़ दिया जाए तो पूरे 3 दिन घर जाकर आ सकते हैं। ऐसा सोचकर वर्षिता ने प्लान बनाया। तो यही बात वार्डन को बताकर लेटर देकर ठीक 10:25 पर वर्षिता हॉस्टल से निकल गई। उनका घर भी इसी चित्रदुर्ग जिले में कुबरहट्टी नाम के एक गांव में है और यह यहाँ के हॉस्टल से लगभग 30 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन उस दिन हॉस्टल से हंसते हुए बाहर निकली वर्षिता को यह बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस दिन शाम को कुछ और लड़कियां भी घर जाने के लिए वार्डन को लेटर देकर चली गईं। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह स्टाफ सभी कॉलेज में इवेंट के लिए गए हुए थे। वार्डन जब वापस हॉस्टल आई और देखा तो उसके मोबाइल में बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे कॉल्स क्यों हैं, यह सोचकर जब उसने वापस कॉल किया तो सामने वाले थे मल्लेश, वर्षिता के पिता। कॉल उठाते ही वह टेंशन में आकर पूछने लगे, क्या वर्षिता हॉस्टल में है? एक बार देखकर बता सकते हैं? वह बहुत घबराए हुए बात कर रहे थे। वार्डन को कुछ समझ नहीं आया और उसने वर्षिता के पिता मल्लेश से बोला, नहीं है, क्या बात है, वह तो कल ही घर के लिए निकली थी, फिर हॉस्टल में क्यों होगी? तब उन्होंने कहा, हाँ मैडम, उसने कल शाम को घर के लिए निकलने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह तक भी वह घर नहीं पहुंची। कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए सोचा कि शायद वह घर के लिए निकली ही नहीं होगी और हॉस्टल में ही होगी, इसलिए आपको कॉल किया। इतना सुनते ही वार्डन तुरंत वर्षिता के रूम के पास गई। दरवाज़ा खोलकर चेक किया तो वहां वर्षिता नहीं थी। उसके रूममेट से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि कल सुबह ही हमने वर्षिता को जाते हुए देखा था, इसके बाद वह फिर कमरे में वापस नहीं आई, ऐसा वे बता रहे थे। और उसी समय वार्डन ने उन्हें रोका और मल्लेश जी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? वर्षिता ने कल शाम को निकलने से पहले आपको कॉल किया था, लेकिन उसने तो मुझे कल सुबह ही लेटर लिखकर दिया था और क्लासेस में भी नहीं जाकर घर चली जाऊंगी, ऐसा कहा था। यह सुनते ही मल्लेश जी कुछ नहीं बोले, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, अगर वह हॉस्टल आए तो मुझे बता दीजिए। ऐसा कहकर कॉल काट दिया और बेटी हॉस्टल से घर के लिए निकली थी। सिर्फ 2 घंटों के अंदर पूरा होने वाले इस ट्रैवल के बावजूद भी, पूरे 1 दिन तक घर न पहुंचने के बाद भी घर वालों ने पुलिस में कोई कंप्लेंट फाइल्ड नहीं कराई। वे सिर्फ खुद ही उसे ढूंढ रहे थे और सबसे खास बात यह है कि घर वाले एक व्यक्ति को बहुत करीब से फॉलो कर रहे थे। आखिर वर्षिता के साथ क्या हुआ? घर के लिए निकली वर्षिता कहाँ चली गई? घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? और वह व्यक्ति कौन है जिसे वे फॉलो कर रहे हैं? यह एक ऐसा केस है जिसे हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज्यादा भरोसा करना ही वर्षिता की गलती थी। इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक जरूर देखें।
लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी क्राइम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो वो आप ज़रूर देख पाए। हमने इस वीडियो पर एक छोटा सा 1000 लाइक का टारगेट किया है, आप उसे ज़रूर पूरा कर देना। ठीक वर्षिता के गायब होने के 4 दिन बाद 18 अगस्त को चित्रदुर्ग के इस एरिया में एक और इंसिडेंट हुआ। यहाँ चित्रदुर्ग सिटी से देवनगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 48 है और यह यहाँ से दूसरे कई जगह से भी कनेक्ट होता है। इस रोड पर एक आरटीसी बस में ट्रैवल कर रहा एक व्यक्ति मंजुनाथ। आमतौर पर लंबी विजिट्स के दौरान बसें रास्ते में कुछ ढाबों पर रुकती हैं, वैसे ही इस हाईवे पर भी दूसरी जगह जाने वाली सभी बसें दोपहर करीब 1 बजे के समय गोनूर गांव के पास एक ढाबे पर रुकीं। जो लोग खाना खाना चाहते थे वे खाने लगे और कुछ लोग चाय पीने लगे। ऐसे ही रुकी हुई बस से मंजुनाथ नीचे उतरा। कुछ लोग खाने के लिए गए तो कुछ लोग पास में ही थोड़ी जंगल जैसी जगह की तरफ वॉशरूम के लिए जा रहे थे। उसी तरह मंजुनाथ भी उनके साथ अंदर की ओर चला गया और जैसे ही वे थोड़ी दूर गए उन्हें हल्की सी जली हुई चीज की बदबू आने लगी और जब उन्होंने वहां देखा तो वहां के पेड़ वगैरह सब जले हुए जैसे दिख रहे थे। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन जले हुए पेड़ की राख में किसी के होने जैसा दिखा तो उन्हें यह देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वह क्या है। तो थोड़ा आगे जाकर जब उन्होंने देखा तो वहां जो दिखाई दिया उसे देखकर वहां तक गए तीनों लोग डर कर भागते हुए वापस ढाबे के पास आ गए और ढाबे के मालिक से तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए कहने लगे। ढाबे का मालिक भी घबराकर वहां देखने आया तो राख में उन्हें आधी जली हुई बॉडी दिखाई दी। तुरंत करीब 1:05 पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई और पुलिस टीम ने भी वहां आकर इसे देखकर एक स्ट्रेंजर डेड बॉडी बताया। तुरंत रिएक्ट करते हुए पूरी पुलिस टीम वहां पहुंच गई और क्राइम सीन को सेव कर दिया और इस डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा यह पूछकर उनसे सवाल जवाब शुरू किए। लेकिन अब इस बॉडी को देखकर लग रहा था कि लगभग 80% तक यह इतना जल चुका है कि पहचानना मुश्किल है। इसलिए यह जानने के लिए कि यह बॉडी किसकी है, आसपास कोई सबूत मिल सकता है क्या, यह सोचकर पूरा एरिया चेक किया गया। तभी उन्हें वहां 2 खाली पानी की बोतलें दिखाई दीं और उन्हें देखकर पुलिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अंदर से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। इसी बीच वहां पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी पूरे एरिया की जांच शुरू की और शुरुआती तौर पर बॉडी को देखकर साफ कहा कि इस पर पेट्रोल डालकर जलाया गया है। तो जाहिर है जो बोतलें पुलिस को मिली थीं उन्हीं में पेट्रोल लाकर यहां बॉडी को जलाया गया था। यह बात तब तक साफ हो चुकी थी, लेकिन यह जली हुई बॉडी किसकी है यह अब भी पता नहीं चल रहा था। मिसिंग केस से मैच करके देखने के लिए भी न तो कपड़े बचे थे और न ही बॉडी पर स्किन, सब कुछ पूरी तरह जल चुका था। आमतौर पर जब कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल्ड कराता है तो ऐसे ही बताया जाता है कि उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने थे, बॉडी पर कहाँ कहाँ निशान थे, इन्हीं बेसिस पर पहचान की जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी मौका नहीं था। ऐसा सोच ही रहे थे कि वहां पड़ी बॉडी को देखकर फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि यह एक लड़की की बॉडी है जिसे इस तरह जलाया गया है। और जब उन्होंने इस बॉडी को पलटकर देखा तो दोनों हाथ क्रॉस करके रखे हुए दिखाई दिए और इस तरह पकड़े रहने की वजह से आगे का हिस्सा पूरी तरह नहीं जला था, थोड़ी स्किन बची हुई थी। जब बाएं हाथ को खोलकर देखा गया तो वहां मल्लेश नाम का टैटू बना हुआ दिखाई दिया और यह मल्लेश कोई और नहीं बल्कि वर्षिता के पिता ही थे। लेकिन उस टाइम तक पुलिस को यह बात पता नहीं थी, इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इन टैटू वगैरह के बेसिस पर यह चेक किया जाने लगा कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई है। लेकिन एक भी पुलिस कंप्लेंट से यह मैच नहीं हुआ। इसी तरह सभी पुलिस स्टेशनों को भी जानकारी दी गई और हर जगह जांच की गई, लेकिन कहीं भी कोई कंप्लेंट फाइल्ड नहीं हुई थी। लेकिन बॉडी मिलने के अगले दिन यानी 19 अगस्त को पुलिस स्टेशन में एक कपल आया और अपनी बेटी के गायब होने की कंप्लेंट फाइल की। जैसे ही पेरेंट्स अपनी बेटी की डिटेल्स बताने लगे वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वे जो डिटेल्स बता रहे थे वह कल मिली बॉडी से मैच हो रही थीं। तुरंत पुलिस उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई और वहां उस लड़की की बॉडी को दिखाया। आखिरकार मल्लेश और उनके परिवार ने पहचान की कि वह लड़की कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी वर्षिता ही है। वर्षिता की मदर वहीं पर रोने लगीं। कुछ टाइम बाद बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुलिस ने केस फाइल किया और जब घर वालों से पूछा गया
कि आखिर क्या हुआ, तो उन्होंने पहले बताए अनुसार हॉस्टल से घर के लिए निकलना, फिर घर न पहुंचना और मोबाइल का स्विच ऑफ आना, ये सब बातें पुलिस को बताईं। लेकिन अब जैसे ही जांच शुरू हुई, पुलिस को सबसे पहला शक वर्षिता के घर वालों पर ही गया, क्योंकि पेरेंट्स के मुताबिक 14 अगस्त से ही वर्षिता गायब थी। लेकिन उन्होंने लगभग 5 दिन बाद आकर अब स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, और वह भी कोइंसिडेंस से ठीक उसी दिन आई जिस दिन बॉडी मिलने के अगले दिन उन्होंने कंप्लेंट दी। यह सब देखकर उन पर शक हुआ, इसलिए यह पता लगाना शुरू किया गया कि कहीं वर्षिता और उनके परिवार के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तब पुलिस को जो बातें पता चलीं, इंटर के बाद बीए करने के लिए वर्षिता को शहर के गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया था। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यह कोई को-एड कॉलेज नहीं बल्कि सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। और इसी कॉलेज में उसकी कुछ फ्रेंड्स थीं और उनसे मिलने के लिए चेतन नाम का एक लड़का आता था जो इंटर में उनके साथ पढ़ा था। और जब भी वह आता तो वर्षिता की फ्रेंड्स उसे भी साथ ले जाती थीं। शुरुआत में वर्षिता ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन बार बार उसका आना और हर बार फ्रेंड्स का उसे भी साथ ले जाना, ऐसे धीरे धीरे चेतन और वर्षिता के बीच बातचीत शुरू हो गई। जो शुरुआत में एक कैजुअल जान पहचान थी, वह धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदल गई और कुछ ही महीनों में एक दूसरे को पसंद आने के कारण यह फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार तक पहुंच गई। और यह सब वर्षिता के फर्स्ट ईयर के दौरान ही हो गया। उस साल एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब वर्षिता घर आई तो वह चेतन के साथ रेगुलर फॉर्म में चैट करती थी और घर वालों को बताए बिना छुपकर कॉल पर बात करती थी। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। इसी शक के चलते एक दिन जब वह चैट कर रही थी तो पीछे से उसकी माँ ने देख लिया। बस वहीं पर उसका मोबाइल छीनकर चेक किया तो उसमें उन दोनों की पूरी चैटिंग देखने के बाद घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वर्षिता को डांटते हुए कहा गया कि तुम्हें ऐसी चीजें करने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भेजा है। और सीरियसनेस से डांटने के साथ साथ चेतन को भी कॉल करके अलर्ट किया गया कि अगर उसने दोबारा वर्षिता से बात की तो सीधे उसके घर आकर उसकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी। और वर्षिता को भी साफ कह दिया गया कि अगर उसने फिर से चेतन से बात की तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी कर दी जाएगी। इसके बाद ही उसे दोबारा कॉलेज भेजा गया। तो यह सब पता चलने के बाद घर वालों पर यह शक भी हुआ कि कहीं उन्होंने अपनी बेटी के इस रिश्ते की वजह से कोई ऑनर किलिंग तो नहीं किया। लेकिन घर वालों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद भी 2-3 बार यह पता चला कि वर्षिता चेतन से बात कर रही है, जिस पर 2-3 बार झगड़े हुए, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनका कहना था कि वर्षिता खुद ही खुश होकर घर आ रही थी। शायद चेतन को कुछ पता हो। यह सोचकर उसे भी बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने कहा कि घर वालों की वार्निंग के बाद से ही हम दोनों ने धीरे धीरे बात करना कम कर दिया था, लेकिन कभी कभी मिस करके बात कर लेते थे, ऐसा ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वह यह भी कह रहा था कि उसे मिले हुए भी काफी दिन हो गए हैं। तो पुलिस ने वर्षिता के कॉल रिकॉर्ड्स और घर वालों के मोबाइल लोकेशंस निकालना शुरू कर दिया। हॉस्टल वार्डन के मुताबिक वर्षिता ने खुद ही घर जाने के लिए लेटर लिखा था और पेरेंट्स सच में उस दिन घर पर ही थे। फिर इतने दिनों तक कंप्लेंट क्यों नहीं की? इस पर घर वालों ने कहा कि उन्हें लगा शायद वर्षिता चेतन के साथ कहीं चली गई होगी। तो इस तरह वर्षिता के गायब होने को लेकर ऐसा होने पर पुलिस को बताने के बजाय उन्होंने यह बात कुछ रिश्तेदारों को बताई और सोचा कि अगर यह बात बाहर चली गई तो फैमिली की इज्जत चली जाएगी। इसलिए किसी को भी बताए बिना ये रिश्तेदार और मल्लेश ही चुपचाप वर्षिता को ढूंढने लगे। और इनमें से कुछ लोग तो चेतन को बहुत करीब से फॉलो करने लगे। वह कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, यह सब देखने लगे। उनकी सोच यह थी कि अगर वर्षिता उसके साथ कहीं गई होगी तो किसी न किसी टाइम वह उससे मिलने के लिए किसी सीक्रेट जगह पर जरूर जाएगा और तब दोनों को पकड़कर वर्षिता को किसी तरह समझाकर या जरूरत पड़े तो डराकर भी घर ले आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। क्योंकि अगर तब तक पुलिस के पास जाते तो यह बात सबको पता चल जाती। वैसे भी शादी होने वाली लड़की है, यह सोचकर वे 4 दिनों तक सिर्फ चेतन को ही फॉलो करते हुए वर्षिता को ढूंढते रहे। और यहां उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल्ड नहीं कराई थी, लेकिन एक कांस्टेबल को इस बारे में बताकर अनऑफिशियल तौर पर उसकी मदद ली थी। लेकिन 5 दिनों में भी चेतन एक बार भी वर्षिता से मिलने नहीं गया और उससे मिलने की भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए डर बढ़ गया और आखिर में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की।
लेकिन जब तक उन्होंने कंप्लेंट दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी पुलिस को एक जली हुई बॉडी के फॉर्म में मिली और जब उस कांस्टेबल को भी बुलाकर पूछा गया तो उसने भी कहा कि घर वालों ने जो बताया है वह सब सच है। इससे पुलिस का शक घर वालों पर कम हो गया। लेकिन ठीक उसी टाइम वर्षिता के कॉल डिटेल्स पुलिस को मिले और उसमें देखा गया कि उसने आखिरी कॉल चेतन को ही किया था, जबकि चेतन कह रहा था कि उसने उससे बात ही नहीं की। लेकिन यहां रिकॉर्ड में साफ दिख रहा था कि आखिरी कॉल उसी के साथ बात की थी। कुछ तो मेल नहीं खा रहा था। साफ लग रहा था कि चेतन कुछ छिपा रहा है। लेकिन उसे अरेस्टेड करके पूछताछ करने के लिए अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला था। फिर उसका मोबाइल लोकेशन भी निकलवा कर देखा गया तो ठीक उसी दिन जब वर्षिता गायब हुई थी उसके मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले तक दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद 20 अगस्त को चेतन को शक के बेसिस पर पुलिस ने अरेस्टेड कर लिया। शुरुआत में उसने कहा कि उस दिन वर्षिता ने मुझे कॉल करके बताया था कि वह घर जा रही है, इसलिए मैं बस स्टैंड के पास छोड़ने के लिए गया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। चेतन ने ऐसा कहने की कोशिश की, लेकिन वर्षिता का मोबाइल बंद होने तक दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर होना, पहले यह कहना कि हम बात ही नहीं करते और झूठ बोलना, साथ ही आखिरी बार वर्षिता को देखने वाला भी यही चेतन होना, इन सब बातों को सामने रखकर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो चेतन ने पूरा सच बताना शुरू कर दिया। रिलेशनशिप में आने के बाद घर में पकड़े जाने वाले इंसिडेंट होने तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उस इंसिडेंट के बाद भी शुरुआत में वर्षिता और चेतन थोड़े डरे हुए थे, लेकिन इसके बाद वे फिर से नॉर्मल तरीके से प्यार करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन वर्षिता को एक चौंकाने वाली बात पता चली, वह यह कि चेतन को 3rd स्टेज कैंसर है और वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। यह बात पता चलते ही वर्षिता ने चेतन को कॉल करके पूछा, क्या यह सच है? तुमने इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्यार तो जिंदगी भर साथ रहने के लिए करते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता होते हुए भी अगर तुम मुझे बताए बिना अचानक चले गए तो मुझ पर कितना असर पड़ेगा? ऐसा कहकर वह झगड़ा करने लगी और वर्षिता ने इस बात को यह कहने के बाद कि हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है, मुझे भूल जाओ, वर्षिता ने कॉल काट दी। उस कॉल के बाद चेतन ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वर्षिता फिर से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार लगभग 10 दिन बाद चेतन ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, रिलेशनशिप जैसी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं कम से कम एक फ्रेंड की तरह मुझसे बात करती रहो। तुम बात नहीं करती तो मैं रह नहीं पा रहा हूं। इस तरह मनाने पर वर्षिता मान गई और फिर से उससे बात करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान चेतन को एक और बात पता चली कि वर्षिता किसी दूसरे लड़के से भी बात कर रही है और वह उसके साथ रिलेशनशिप में है। यह भी हॉस्टल में मौजूद चेतन के फ्रेंड्स ने उसे बताया। यह पता चलते ही चेतन के मन में यह आया कि उसकी हेल्थ इश्यू की वजह से ही वर्षिता उसे छोड़कर किसी और लड़के के पास चली गई है। उसे यह लगा कि उसमें जरा भी सिंपैथी नहीं है, इसलिए उसने किसी भी तरह वर्षिता को सबक सिखाने का फैसला किया। और वह यही नहीं रुका, उसने सोचा कि जो वर्षिता उसे नहीं मिली वह किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए और उसे मारने का फैसला कर लिया। लेकिन वर्षिता को जरा भी शक न हो, इसलिए वह नॉर्मल बिहेवियर करता रहा और सही टाइम का वेट करता रहा। इसी तरह वेट करते हुए जब वर्षिता ने कहा कि वह इंडिपेंडेंस डे पर घर जा रही है तो चेतन ने कहा, वैसे भी तुम घर जा रही हो, पता नहीं मैं तब तक जिंदा रहूंगा या नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी हॉस्टल से आ जाओ, हम कुछ समय साथ बिताएंगे और उसके बाद तुम घर चली जाना। उसके कहने पर ही जो वर्षिता शाम को निकलने वाली थी वह सुबह ही क्लासेस में गए बिना हॉस्टल से बाहर आ गई। शाम 6 बजे तक वे रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स में घूमते रहे। फिर वर्षिता ने घर वालों को कॉल करके बताया कि वह अब निकल रही है। इसके बाद चेतन आखिरी बार चलो बाइक पर एक राइड पर चलते हैं ऐसा कहकर उसे ले गया। तब तक वे हाईवे पर जा रहे थे, लेकिन अचानक शहर से करीब 7 किलोमीटर आगे आते ही गोनूर इलाके में उसने बाइक को एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। किधर जा रहे हो? ऐसा वर्षिता ने पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं, यहाँ एक अच्छा स्पॉट है, रात में यहाँ का आसमान बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ा टाइम बैठकर चलते हैं। ऐसा कहकर उसने उसे मना लिया और एक जगह पर बाइक रोक दी और वहां बैठकर उससे बात करते हुए, तुम जो कर रही हो वह बहुत गलत है वर्षिता। ऐसा कहते हुए आसमान की तरफ देख रही वर्षिता को
अचानक उसने उसके गले के चारों ओर अपना हाथ लपेटकर जोर से दबाना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है यह समझ भी नहीं पाई वर्षिता और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी ताकत के सामने वह बच नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में जिस इंसान से वह प्यार करती थी उसी के हाथों वर्षिता की मौत हो गई। उसके मरते ही चेतन बॉडी को एक तरफ घसीट कर ले गया, उसका मोबाइल और बाकी सामान भी लेकर स्विच ऑफ कर दिया। फिर पहले से तैयार करके लाई गई 2 पेट्रोल की बोतलें वर्षिता पर डाल दीं और उसके साथ उसके सामान को भी वहीं रखकर आग लगा दी और वहां से मोबाइल को अपने साथ लेकर वह वहां से चला गया। उसे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि कैंसर बताने के बाद भी बिना किसी सिंपैथी के उसे छोड़कर किसी और से प्यार किया, इसलिए उसे मारने में कोई गलती नहीं है। लेकिन किया हुआ क्राइम कब तक छुपता। 4 दिन बाद सच सामने आ गया और 5वें दिन वह अरेस्टेड भी हो गया। लेकिन यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती। एक और चौंकाने वाली बात इस केस में सामने आई जिसकी न आप उम्मीद करेंगे और न ही पुलिस ने की थी। प्रोसीजर के मुताबिक उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और वहां जो बात सामने आई वह यह थी कि असल में उसे कैंसर था ही नहीं। यानी जब असल में कैंसर था ही नहीं तो अब तक चेतन ने पुलिस को जो कुछ बताया था वह सच है या नहीं, यह सोचकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। तब चेतन से दोबारा और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया वह यह था कि वर्षिता ने उसे छोड़ने का रीजन कैंसर नहीं था, बल्कि चेतन का उसके साथ बिहेवियर उसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह उससे दूर होने लगी और दोनों के बीच कई झगड़े भी हुए थे। इसी वजह से वर्षिता ने तय किया कि अब उसे यह रिश्ता नहीं चाहिए और वह उससे अलग होना चाहती थी। लेकिन उसे फिर से अपने पास लाने के लिए चेतन ने हॉस्टल में मौजूद अपने फ्रेंड्स के थ्रू वर्षिता तक यह बात पहुंचाई कि उसे कैंसर है। ऐसी एक नई स्टोरी बनवाई। उस बात पर भरोसा करके वर्षिता को उस पर दया आ गई और उसने फिर से चेतन से बात करना शुरू कर दिया और उसकी देखभाल भी करने लगी। लेकिन इसी दौरान वर्षिता अपने इंटर के कुछ क्लासमेट्स के साथ बाहर जाना और समय बिताना भी शुरू कर चुकी थी। यह सब बातें चेतन को पता चलीं तो वह इन बातों को लेकर भी झगड़े करने लगा। आखिरकार इन सब चीजों से परेशान होकर वर्षिता ने फिर से कहा कि उसे यह सब नहीं चाहिए और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। इससे चेतन को लगा कि वह दूसरों के लिए उसे छोड़ रही है। कैंसर बताने के बाद भी उसमें जरा भी प्यार नहीं है, ऐसा सोचकर वह एक अलग ही मेंटल स्टेट में चला गया। उसने तय कर लिया कि अगर वर्षिता रहेगी तो उसके साथ ही रहेगी, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगी। इसी सोच के साथ प्लान बनाकर उसे वहां ले गया और मार दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मारने से पहले उसने उसके साथ रेप भी किया, ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए सबूत मिटाने के लिए उसने डेड बॉडी को जला दिया, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन इसका एविडेंस नहीं है। इस तरह जिस लड़की से वह प्यार करता था उसी को धोखा देकर एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, और इस डर से कि कहीं वह उसे छोड़ न दे, सिर्फ एक छोटे से शक के कारण उसने उसकी जान ले ली। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है और असल में इस तरह की मेंटल स्टेट को फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें कुछ लोग झूठी इलनेस और प्रॉब्लम्स का नाटक करते हैं, जैसे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूं, ताकि सामने वाले से सिंपैथी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस केस के रिलेटेड आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करना और हमारे 1000 लाइक के टारगेट को पूरा जरूर कर देना। इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई हैं वो सब हमने मीडिया चैनल से कवर की है, हमने कोई भी बात अपनी साइड से नहीं बोली है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा ही था कि अगर आपके सामने भी कोई ऐसे झूठे वादे और हेल्थ प्रॉब्लम का नाटक कर रहा है तो थोड़ा सोच समझकर कोई भी फैसला लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।